ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, इसके ऊपर अपना कॉपीराइट है, ठीक है। यस गाइस, शुरुआत करते हैं डिविडेंड चैप्टर की। आप सबने बताया बेसिक चीजें कि सर डिविडेंड जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, डिविडेंड जो होता है वो एवरी ईयर देना कंपलसरी नहीं होता है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हुआ हो फिर भी अगर डिविडेंड नहीं देना है तो भी डेफिनेटली चलेगा, राइट। मेनी थिंग्स दैट यू हैव कंफर्म कि यस सर ऐसे ही होता है, समझना गाइस। तो देखते गाइस इसके बारे में, ये मैंने कुछ है ना हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कुछ फनी डायलॉग्स वाली नोट्स बनाई है गाइस, राइट। ये मैं आपको अभी जैसे सेशन खत्म होगा गाइस आपके पास वाले नोट्स मिल जाएगा, सो नो नीड टू वरी, राइट, दिस विल बी गिवन टू यू। यस गाइस, बहुत छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। हमने जनरल मीटिंग 122 को खत्म किया सेक्शन 122 पे, तो यस ये जो डिविडेंड है गाइस वो 123 से 127, बस इतने ही है, इतने ही सेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। बट यस बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है गाइस, इसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। यस देखें तो इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, तो यस डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123, 124 यूडा, इट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये कवर होता है। 126 में राइट है इनका, राइट टू रिसीव द डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन द अवेंस, एंड 127 पनिशमेंट, राइट। इतनी चीजें इसके अंदर वहां पे कवर हो रही है, ठीक है। यस गाइस, सो बात करते हैं डिविडेंड की गाइस। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोट से अगर हम बात करें तो डिविडेंड का मतलब सिंपली होता है गाइस, डिविडेंड दैट मींस द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। किसको, कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप क्या दे रहे हो गाइस, रिटर्न दे रहे हो, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था इसके ऊपर। अब दो टाइप्स के डिविडेंड होते हैं गाइस, समझना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। एक आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, तो दूसरा आपका फाइनल डिविडेंड होता है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरिम डिविडेंड, समझना। तो दो एजीएम के बीच में जो भी डिविडेंड्स आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, दो एजीएम के बीच में, ये क्या लिखा है, इन बिटवीन दी एजीएम, अगर आप जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि भैया आप जनरल मीटिंग के अंदर जो डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो, समझना, आप कहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो उसको, जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। सो अगर आप एजीएम में करते हो तो वो वहां पे ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर आएगा, ईजीएम के अंदर ये चीज नहीं कर सकते, इसको अभी फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि आप लोग ने मालूम था ना कि इस एजीएम के अंदर हम अड्डा करते थे, राइट। एजीएम के अंदर हम क्या करते थे, अड्डा, तो उसमें से ये डी जो था वो किसके बारे में होता था, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में। तो जब कंपनी का, समझना गाइस, जब कंपनी का पूरा बैलेंस शीट बन चुका है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, एंड वो बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, समझना, उस बैलेंस शीट को, राइट, वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल वो सब कुछ आ चुका है, ठीक है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उस डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम है गाइस, हमने जनरल मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर अड्डा डिस्कस किया था। अड्डा ए से क्या था, अप्रूवल ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी से डायरेक्टर का रिटायर बाय रोटेशन, एंड ए से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, राइट। एजीएम के अंदर ये चार एजेंडा आपको डिस्कस करने होते हैं, जिसका शॉर्टकट हमने क्या बनाया था गाइस, अड्डा, ठीक है। सो यस दिस वी हैव डिस्कस्ड। जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया है, मतलब फर्स्ट चैप्टर अटेंड नहीं किया है, राइट, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस। एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, राइट। सो आप वहां पे उनको देख लेना, ठीक है। यस गाइस, सो अड्डा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सो यू पीपल आर नोइंग के डिविडेंड वहां पे कंसीडर हो सकता है। अब समझना मेरी बात, ये डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बट डिविडेंड देना ना देना किसके हाथ में है, समझना गाइस। तो अगेन ये शेयर होल्डर के हाथ में। सर कैसे, अगर शेयर होल्डर के हाथ में होता तो वो हर बार बोलते ना, यस यस हमको तो पैसा मिल रहा है तो हम क्यों मना करें, वो तो हर बार बोलते लाओ चलो डिविडेंड दे दो, राइट। बट वैसे शेयर होल्डर के हाथ में है, बट वैसे शेयर होल्डर के हाथ में तब है जब इस डिविडेंड को प्रपोज किया जाता है क्या, समझना। कोई भी चीज को पहले प्रपोज किया जाता है, राइट। मैं किस प्रपोज की बात कर रहा हूँ आप सब लोग भली बात ही जानते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डिविडेंड के प्रपोज करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका तो कानून ये बोलता है
कि सबसे पहले डिविडेंड को प्रपोज्ड किया जाता है कि कंपनी के पास कितना कैपेसिटी है, कितना ऐसा पैसा पड़ा है कि जो अगर डिविडेंड में डिक्लेयर कर दे तो कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं होगा। वो प्रपोज्ड करने का जो राइट है गाइस, वो प्रपोज्ड करता है वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कम ऑन गाइस, ये जो प्रपोज्ड वहां पे डिविडेंड कर रहा है वो कौन करता है? कंपनी के, बोलो ना, कंपनी के कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर। बट यस, उस डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर करना मतलब फाइनल अप्रूवल देना है गाइस। कम ऑन, इस डिविडेंड को वहां पे डिक्लेयर कौन करता है? तो यस, अप्रूवल वहां पे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं तब जाके इसको क्या किया जाता है गाइस? डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रपोज कौन करता है? इंटरिम डिविडेंड अगर है तो बोर्ड ही प्रपोज करते हैं, एंड उसको डिक्लेयर भी वहां पे कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को एंटर नहीं होना है। क्यों? बिकॉज ये कौन सा डिविडेंड है? तो यस, एज फार एज इंटरिम डिविडेंड इज कंसर्न, आप लोग को इतना याद रखना है गाइस, इंटरिम डिविडेंड प्रपोज भी कौन करता है? बोर्ड, और उसको डिक्लेयर भी कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। बट एज फार एज जनरल, एज फार एज फाइनल डिविडेंड इज कंसर्न, राइट, इसमें प्रपोज कौन करता है? बोर्ड करता है, बल्कि इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो शेयर होल्डर्स करते हैं। बट आपने एक चीज देखी गाइस कॉमन, कि चाहे आपका डिविडेंड इंटरिम हो या फाइनल हो, चाहे आपका डिविडेंड इंटरिम हो या फाइनल हो, प्रपोज्ड कौन कर रहा है? सिर्फ बोर्ड। कोई सा भी डिविडेंड हो, प्रपोज कौन कर रहा है? सिर्फ बोर्ड। व्हाई सो? Only board of director can propose the dividend, whether it is interim dividend or final dividend, as the only board of director knows the financial position of the company. And as I told you कि financial position को consider करते हुए जितना पैसा डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी से निकाल सकते हैं, उतना ही रेट आपको प्रपोज करेंगे। तो सपोज आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि भैया हम 8% डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, तो क्या आप फाइनल डिविडेंड के लिए जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर सपोज नहीं हमको तो 12% चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेशन 80 इसके बारे में डील करता है। एंड रेगुलेशन 80 बोल रहा है आपका डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो है वो प्रपोज्ड डिविडेंड से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है गाइस। कम ऑन, क्या बोला? डिक्लेयर्ड डिविडेंड है, राइट, वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। मतलब यहां पे आपने बोला है कि हमको 8% डिविडेंड, हम 8% डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कम अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो पॉसिबल है। आप 8 का 8% अप्रूव कर रहे हो, पॉसिबल है, बट आप वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते नहीं इस बार तो हम 10% डिविडेंड लेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यस, ये 8% आपका प्रपोज डिविडेंड है, तो आप यहाँ पे 8% या फिर अगर उससे कुछ कम ले रहे हो, लेस, राइट, तो डेफिनेटली चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। सो द रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे बी रिड्यूस्ड बाय द मेंबर एंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय द मेंबर। है कम ऑन गाइस, आप उसको रिड्यूस्ड कर सकते हो बट आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ में आएगा? Is there any doubt up to this? Yes guys, rate आपको प्रपोज करना था, कर दिया। So in short बेचारा बोर्ड है। कम ऑन गाइस, बेचारा क्यों भाई? बोर्ड क्यों बेचारा है? दिल बेचारा होता है सर, दिल बेचारा। कम ऑन गाइस, बेचारा बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड है गाइस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल डिविडेंड की। कम ऑन, हम बात कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड की। तो कानून ये बोल रहा है कि बेचारा बोर्ड इस डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इसके पावर किसके पास है? कम ऑन गाइस, अगर इसकी बात करें तो इसके पावर किसके पास है? जनरल मीटिंग में किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है, ठीक है ना। बेचारे मेंबर्स, अरे मेंबर्स क्यों बेचारे? कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड अनलेस इट इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। बोर्ड को तो वहां पे मेंबर्स को तो डिविडेंड चाहिए, बट जब तक प्रपोज्ड ही नहीं होगा बाय द शेयर होल्डर, सॉरी डायरेक्टर्स, तब तक वो लोग क्या नहीं कर सकते? उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो दोनों
फाइनल डिविडेंड की बात करें, यस गाइस, अब इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। लास्ट में कहीं पे हम इंटरिम डिविडेंड के बारे में सोचेंगे, ठीक है, मतलब उसका एक पॉइंट आएगा। बाकी तब तक हमको फाइनल डिविडेंड के बारे में ही बात करना है। फाइनल डिविडेंड मतलब कि पूरे साल का बैलेंस शीट बना के इसके बाद आप जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। वो एजीएम के अंदर डिक्लेयर किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, बट वो डिक्लेयर तभी किया जाता है, समझना गाइस, वो डिक्लेयर तभी किया जाता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं रे, उसको प्रपोज्ड करते हैं। कम ऑन गाइस, प्रपोज से सर हमको बहुत कुछ याद आ गया सर, आप हमको कहीं ना कहीं लेके चले गए। कोई बात नहीं बेटा, होता है इस जीवन में, उम्र में बदुत था। कम ऑन गाइस, ठीक है। अब यस, अब अपन शुरुआत करते हैं गाइस। छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे, समझना, इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। इस सेक्शन 23 के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। कम ऑन गाइस, अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 123 वैसे बड़ा है, बट यस वैसे बहुत टुकड़ों के अंदर है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर है, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 जो अपन डिस्कस कर रहे हैं गाइस, वो बोला भैया हमसे तो पूरा पैसा नहीं मंगवाया। क्या बोला कि भैया हमसे तो आपने, कोई कंपनी का शेयर होल्डर है और वो शेयर होल्डर बोल रहा है, कम ऑन गाइस, वो शेयर होल्डर बोल रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स बोल रहे हैं कि भैया हम तो ऐसे लोग हैं कि आपने तो हमसे अभी पूरा पैसा भी शेयर्स के ऊपर नहीं मंगवाया है, तो क्या आप पार्टली पेड अप शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? कैन डिविडेंड बी डिक्लेयर्ड ऑन द पार्टली पेड अप शेयर्स? कानून ने बोला यस, कंपनी में पे डिविडेंड इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट सो पेड अप ऑन द शेयर्स, सब्जेक्ट टू आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर अथॉरिटी होना जरूरी है। कम ऑन गाइस, क्या बोला कि क्या डिविडेंड पार्टली पेड अप शेयर्स पे आप डिक्लेयर कर सकते हो? इसने बोला यस डेफिनेटली कर सकते हैं। दो चीजें देखने की कि सपोज आज कंपनी ने, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। आज कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, और बोला कि भैया कंपनी का 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 10% के हिसाब से हम सबको 1 रुपया डिविडेंड देंगे। बट कंपनी के अंदर 4 शेयर होल्डर थे, ए बी सी डी, इन्होंने 10 रुपए जो कंपनी ने लास्ट कॉल मनी लास्ट मंथ मंगवाई थी, इन्होंने अभी लास्ट कॉल मनी पे नहीं किया था, इनका जो पेड अप था वो 8 रुपीज पेड अप था, तो क्या इनको भी 1 रुपया डिविडेंड मिलेगा? नो, इनको फिर उस हिसाब से अपन को क्या करने का, प्रोपोर्शनेटली डिविडेंड देने का। 10% है तो प्रोपोर्शनेटली इनके लिए होता है 80 पैसा, समझ में आ गया, राइट? सो दैट इज 0.80 रुपी, राइट? इनको इतना ही डिविडेंड मिलेगा। बट ये भी तभी पॉसिबल है कि जब आपका सब्जेक्ट टू अथॉरिटी होनी चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर, सिंपल एज दैट गाइस, समझ में आ रहा है, राइट? तो यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। वेरी क्लियर? बस पहला टॉपिक खत्म। यस गाइस, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स सेक्शन 123 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यस, पहला टॉपिक था डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। कानून ने बोला यस इट इज पॉसिबल, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर क्या होना जरूरी है गाइस? अथॉरिटी होना जरूरी है, राइट? नंबर 2, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है। कम ऑन गाइस, अब प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इस प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने यहां पे सम्मान दिया है थोड़ा सा, और मैंने इसको बोला है बड़े भाई। कम ऑन गाइस, कम ऑन, राइट? मैंने इसको क्या बोला है? बड़े भाई, ठीक है। सो क्या ये जो बड़े भाई है, इस बड़े भाई को डिविडेंड मिलता है? फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो अपन को सीखने की है, क्यों उसको बड़ा बोला है? बिकॉज दो चीजों में इसको प्रायोरिटी मिलती है। जैसे घर में भी छोटा भाई बड़ा भाई होता है ना, तो बड़े भाई को एक दो चीजों में प्रायोरिटी मिलती है। शादी उसकी जल्दी हो जाती है, कम ऑन गाइस, राइट? उसकी शादी क्या हो जाती है? जल्दी हो जाती है। वैसे यहाँ पे भी राइट, इसकी शादी जल्दी होगी क्या सर? नहीं, शादी तो जल्दी नहीं होगी, बट यस देयर आर मेनी थिंग्स। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड इन द प्रायोरिटी। जैसे उसकी शादी जल्दी होती है, वैसे इसको भी एक गाइस, कम ऑन, आप आपने बहुत सारे सम्स सॉल्व किए होंगे, राइट? सो पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया जाता है या पहले इक्विटी को डिविडेंड दिया जाता है? आप लोग को मालूम है, राइट? ऑब्वियसली पहले किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को।
तो yes, dividend on the preference shares is paid in priority to the equity shares as the preference shareholders has the preferential right. इसके पास preference है guys, come on, इसके पास preferential rights है to receive the dividend, चाहे फिर वो dividend fix rate से दिया जाता हो या चाहे वो डिविडेंड फिक्स अमाउंट से दिया जाता हो, बट यस इसके पास इस चीज का प्रेफरेंशियल राइट है और वो राइट उसको मिला। बट 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 कंपनी ने क्या किया है गाइस, कम ऑन, कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने प्रेफरेंस का डिविडेंड बाकी था। कम ऑन गाइस, मैं आपको बैकएंड की स्टोरी बता रहा हूं। कंपनी ने प्रेफरेंस का डिविडेंड जो था वो डिविडेंड बाकी था पिछले साल का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस होते हैं ना, तो आप लोग को मालूम है कि उसका डिविडेंड हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जब प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड दे देंगे। तो अभी कंपनी का 2018-19 का 19-20 का प्रेफरेंस का डिविडेंड बाकी था, बट कंपनी ने क्या किया, वो डिविडेंड को नजरअंदाज किया और 20-21 में जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। जैसे ही ये किया वहां पे ये बड़े भाई बोल उठे, हे कम ऑन गाइस, बड़े भाई, आप लोग को मालूम है बड़े भाई कौन है? बड़े भाई प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स बोले, ओए हमारा पिछला डिविडेंड बाकी है। हे कम ऑन, क्या बोला इसने? ओए हमारा पिछला डिविडेंड बाकी है, मैं भी देखता हूं मेरे से पहले तेरे को कैसे मिलता है डिविडेंड। ये बड़े भाई अपने छोटे भाई को बोल रहे हैं। कम ऑन गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या बोल रहे हैं? कम ऑन, ये क्या बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, in case of cumulative preference shares, arrears of dividend in respect of past financial year as well as the preference dividend for the current financial year must be paid before any dividend is paid on equity shares. Come on guys, क्या बोला? In case of cumulative preference shares, जो भी arrears बाकी रहता है वो arrears of dividend in respect of past financial year, जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर का एरियर्स है, एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, इट मस्ट बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स, राइट? फॉर एन एग्जांपल गाइस, कि सपोज आपके 2018-19 के अंदर कंपनी के अंदर लॉस हुआ था एंड आपने इस प्रेफरेंस डिविडेंड को पे नहीं किया था, राइट? 2019-20 में अगेन कंपनी में लॉस हुआ था एंड यू हैवंट पेड the preference dividend. दो 2020-21 में जैसे प्रॉफिट होता है तो आप प्रेफरेंस को तो भूल ही गए, कम ऑन, और आप बोल रहे नहीं हम पहले इक्विटी को डिविडेंड देंगे। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। आपको पहले 18-19 का जो डिविडेंड है प्रेफरेंस का वो देना पड़ेगा, आपको 19-20 का जो डिविडेंड है प्रेफरेंस का वो देना पड़ेगा, फिर आपको 20-21 का डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस का, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हो, अदरवाइज आप ये चीज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? Yes guys, so preference dividend, right? क्यूमुलेटिव अगर आप करते हो तो यस, बट यस पहले आपको इक्विटी से पहले तो आपको प्रेफरेंस को ही डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है? नाउ कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है? एक और चीज इसके अंदर बहुत सारी, मैंने बोला ना छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो ये मगन बोलता है
शेयर होल्डर को बोल तो दिया है बट कहां से लाओगे पैसा, है गाइस कम ऑन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी डिविडेंड होता है ना, वो डिविडेंड प्रपोज्ड कौन करता है, तो प्रपोज्ड कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग में। और इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि हम इस बार 10% डिविडेंड देने वाला है, राइट। बट सब्जेक्ट टू एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स आएंगे, उस 10% के रेट को अप्रूव करेंगे, तब जाके आप क्या कर सकते हो गाइस, डिविडेंड दे सकते हो, समझना, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यस हम 10% डिविडेंड आप लोग को देने वाले हैं, कम ऑन। तो मगन ने बोला कि यस आपने शेयर होल्डर को बोल तो दिया है बट कहां से लाओगे पैसा, आप पैसा कहां से लाओगे। तो छगन ने बोला अरे डोंट वरी, हमारे पास तीन तीन सोर्सेस है जो सेक्शन 123 में दिया है। छगन ने क्या बोला, हमारे पास कितने, हमारे पास तीन तीन सोर्सेस है, कम ऑन गाइस। मतलब के डिविडेंड अगर आप देना चाहते हो तो यस देयर आर 3 सोर्सेस के जहां से आप पैसा निकाल सकते हो एंड अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। सो यस यहाँ पे भी मगन ने बोला था तो मगन के बाद का आंसर तो देना ही था, तो छगन ने आंसर दिया अरे डोंट वरी, हमारे पास तीन तीन सोर्सेस है जो कहां पे दिए हैं, सेक्शन 123 के अंदर दिए हुए हैं, राइट। सो यस कौन से वो तीन तीन सोर्सेस है, नंबर 1 कौन से तीन तीन सोर्सेस है, नंबर 1 प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, है गाइस कम ऑन। आप जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, राइट, उस साल का जो भी प्रॉफिट होगा, उस साल का जो भी प्रॉफिट होगा, राइट, वो प्रॉफिट आप वहां पे क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। बट यस उसके लिए आपको डेफिनेटली वो प्रॉफिट जो होगा वो आप डेप्रिसिएशन के बाद वाला होगा, ठीक है। दूसरा आप एक और चीज यूज कर सकते हो, सेकेंड सोर्स, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जिसमें आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके पास पड़ा है। बट यस ये ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मतलब ये वाला, राइट। मेरी नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में अगर एक ब्रैकेट के बाद कोई खाली ब्रैकेट आता है तो खाली ब्रैकेट मतलब अर्लियर ब्रैकेट का रेफरेंस दिया है, राइट। यहाँ पे भी सेम रहेगा कि ये प्रॉफिट जो रहेगा वो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। सो यस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एंड अगर गवर्नमेंट ने कंपनी को कोई पेमेंट दिया हुआ है, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, यस, तो उसके लिए भी आप ये पेमेंट यूज कर सकते हो। यहां तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है रे, ये ऑथर ने लिखा है, राइट। यहाँ तो क्या करता है गाइस, गवर्नमेंट को, सपोज कंपनी बहुत सालों से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, गवर्नमेंट को दया आई, राइट, ये गवर्नमेंट ने बोला हे कंपनी ठीक है यार पकड़ तू ये पेमेंट, राइट, और तू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे भाई। तो गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा भी अगर आप डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हो क्या, यस गाइस। सो देयर आर टोटल 3 सोर्सेज दैट वी कैन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला प्रॉफिट ऑफ द कंपनी for that financial year after providing depreciation, profit of the company the previous financial year after providing depreciation। but yes ध्यान रहे previous financial years के सारे प्रॉफिट्स यूज नहीं कर सकते, जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वही आप वहां पे क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। एंड तीसरा मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे इसने क्लैरिफाई किया कि जो भी डेप्रिसिएशन आप वहां पे कैलकुलेट करते हो वो डेफिनेटली शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, ये सोर्सेस ऑफ डिविडेंड तो हम लोग को मालूम हो गया, समझना, ये हमने जो देखा गाइस, ये थर्ड पॉइंट हमारा वो देखा सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये 123 के ही सारे पार्ट्स हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप कि आपके पापा, एक स्टोरी सुनाता हूं, आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है। आपको पहले भी जब आप अभी और छोटे थे, अभी भी आप छोटे ही हो, बट जब आप और छोटे थे, राइट, तो तब भी आपको पॉकेट मनी मिलता था और आप लोग अपनी एक पिगी बैंक भी रखते थे, गुल्लक बोलते जिसको, राइट। उसके अंदर आप पेमेंट और आप पैसा डालते थे, ठीक है। सपोज आपको 1000 रुपए का पॉकेट मनी मंथली मिलता है, सेम आपकी सिस्टर है 2 साल बड़ी, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर एज हुआ, उसको भी 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलता है, आपको भी 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है। तो तो ये जो
पॉकेट मनी आप लोग को मिल रहा है वो खर्च करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसा जरूरी है कि ये 1000 रुपए में से आपको 500 रुपया तो एटलीस्ट सेव करना है और आप खर्च सिर्फ 500 रुपया ही कर सकते हैं? इज इट कंपलसरी? क्या पापा ऐसा बोलते हैं, ले बेटा 1000 रुपये बट 500 बचाना, 500 यूज कर देना? क्या हम ऐसे होते हैं कि हम वहां पे राइट, बट हमारा नेचर ऐसा होता है जनरली गर्ल्स का, राइट, कि वो लोग सारा पैसा खर्च नहीं कर देते और वो लोग ट्राई करते हैं, राइट, कि यस ये 500 रुपया 700 रुपया हम वहां पे अलग रखे और जितना जरूरी खर्चा है वो वहां पे करें। बट क्या ऐसा कंपलसरी है कि आपने, अगर आपके पास कुछ पेमेंट आया है तो आपको इतना तो रिजर्व करना ही पड़ेगा? इज देयर एनी कंपलसरी, राइट? अगर जिस मंथ में आपको 1000 रुपया खर्च करना है, आप पूरा पॉकेट मनी वहां पे क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे, ठीक है। यस, ऐसा ही गाइस एक पॉइंट है, ऐसा ही एक पॉइंट है यहाँ पे 123 का 4th पॉइंट, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व, कि अगर कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है, तो क्या रिजर्व्स क्रिएट करना और रिजर्व्स में डालना कंपलसरी है? ऑथर ने बोला इस लाइन को देख के, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, ईच करने का, ऐसा कंपल्सन नहीं है रे। वो सब तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भाई, बोर्ड भाई जो है वो देख लेंगे अपने हिसाब से, है। कम ऑन गाइस, किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। मीनिंग देयर बाय, देखो नीचे इसकी प्रोविजन लिखी हुई है, डोंट वरी, अ कंपनी में ट्रांसफर, है, कम ऑन, अ कंपनी में ट्रांसफर, कम ऑन, ये मे के ऊपर भार देना, कंपनी में, MAY में, मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है रे कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, ईच करने का। अगर इनको लगेगा कि करने का है तो वो लोग करेंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं करना है तो वो लोग नहीं करेंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, ईच करने का। इसका मतलब क्या? कंपनी में ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व, सो द कंप्लीट डिस्क्रिएशन, है, कम ऑन, इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिएशन है वो किसके ऊपर दे दिया है? इज विद द कंपनी एज इट मे डीम फिट, सिंपल। वेरी क्लियर? इज देयर एनी डाउट? है गाइस, हमने 123 के अंदर 4 चीजें देखी, हमने 123 के अंदर अभी तक 4 चीजें देखी। पहला हमने देखा डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, अपन इसके अंदर लिखते भी जाते हैं, ठीक है। पहली चीज हमने देखी गाइस वो ये है डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव वाला पॉइंट हमने देखा गाइस, आप लोग को मालूम ही है। तीसरा हमने देखा सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, सॉरी, एंड चौथा हमने अभी अभी देखा ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये 4 चीजें हमने देखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। एक लड़का है, ठीक है, एक स्टोरी टाइप ही मैंने अंदर ही डाल दिया है, सब कुछ समझना गाइस। एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का वहां पे बोलता है एक लड़की को, अरे मुझे भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बट साला कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है। लड़के की दुविधा क्या है कि उसको डिविडेंड डिक्लेयर करने का है, बट क्या नहीं है गाइस, कम ऑन, बट क्या नहीं है, बट साला कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है। लड़की ने बोला, अरे डोंट वरी भाई साहब, बेचारे का पोपट वहां पे हो गया, ये भाई साहब बोला इसलिए। लड़की ने बोला, डोंट वरी भाई साहब, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ,
देखो ना, ये लड़की ने क्या बोला, मैं आपको एक तरकीब बताती हूं, चाहे आपके पास प्रॉफिट ना हो और इनएडिक्वेट हो, समझना गाइस, कि चाहे आपके पास प्रॉफिट नहीं है या फिर बहुत तुच्छ सा प्रॉफिट है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट हुआ है, बस आप रूल 3 की कंडीशन पूरी करो। देयर इज वन रूल है गाइस, उस लड़की कुछ सिखाना चाहती है कि आपको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना, रूल 3 की कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को पूरी करो एंड रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। है गाइस, हमने तो अभी अभी सोर्सेज पढ़ा, उसमें रिजर्व्स का कहीं पे कोई नाम नहीं था। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसटी, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो इतना ही था। यहां पे क्या बोला कि अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ, स्टिल यू वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, यस यू कैन। जस्ट आपको क्या करना है, तो गाइस देयर इज वन रूल 3, राइट, डिविडेंड के लिए जो बना है, इसकी 4 कंडीशंस है। सिर्फ ये 4 कंडीशंस फुलफिल कर दो, आप रिजर्व्स में जो पैसा पड़ा है, जो पैसा कहां पे पड़ा रहे, रिजर्व्स में, उसमें से आप क्या कर सकते हो रहे, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। बट हाँ, ध्यान रहे, सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज करना। समझ में आता क्या, रिजर्व्स आप कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि आपको वहां पे कौन सा रिजर्व यूज करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व ही यूज करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये चौथा पॉइंट हमारा था ट्रांसफर टू रिजर्व्स, राइट। 5वां पॉइंट है हमारा रूल 3 वाला, ठीक है, रूल 3 की 4 कंडीशन, ठीक है। यस गाइस, समझना के आप लोग है ना यार, फिलहाल मैंने बोला ना, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, तब डाउट मत पूछा कीजिए, है ना, सब कुछ आ जाएगा, नो नीड टू वरी गाइस। मेरा ध्यान फिर वो मैसेज रीड करने में चला जाता है और डाइवर्ट हो जाता हूं। सो फिलहाल जब टॉपिक चल रहा है, डोंट आस्क एनीथिंग, आप जस्ट उसको सुनिए। आपके आधे डाउट्स तो वहां पे ही थोड़ा सब्र रखने से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यस गाइस, सो इसने बोला कि रूल 3 की आप 4 कंडीशन फुलफिल करो, राइट, और आप क्या कर सकते हो गाइस, वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, चाहे आपकी कंपनी में प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी बोला गाइस कि आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते थे, ठीक है। तो ये जो पॉकेट मनी आपको देते थे, फॉर एन एग्जांपल 2000 रुपया पर मंथ, ठीक है। सो आप क्या करते थे, आप अपना दिमाग में कैलकुलेशन डालना चालू कर देते कि देखो 500 रुपया तो कुछ भी करो पेट्रोल में जाएगा, ठीक है, 500 रुपया तो एटलीस्ट पेट्रोल में जाएगा। अब रोज को खाने पीने की वो चटका हो गया, आदत हो गई है, ठीक है। सो हम कुछ भी करे 500 रुपया तो उसमें ही चला जाता है। अब बचा 1000 रुपया, तो यस, इसमें से मेरे को 300 रुपया ऐसा करना पड़ेगा कि यार हर महीने किसी ना किसी फ्रेंड की बर्थडे आती है, तो उसके कंट्रीब्यूशन के अंदर चला जाता है, राइट। सो वो आपने इस हिसाब से रिजर्व कर दिया कि भैया ये बर्थडे कंट्रीब्यूशन के लिए रखते हैं, समझना। फिर वहां पे आपने 200 रुपया कि यार हर साल फिर वो ईयर एंड सेल आता है ना, तो उसमें मेरे को शॉपिंग करने को बनता है यार, 2,500-3,000 का शॉपिंग हो जाता है, तो अभी से हर महीने में थोड़ा थोड़ा सा क्या करूँ, उसको रिजर्व करते रहो। तो ये आपने शॉपिंग रिजर्व के अंदर डाल दिया, समझना गाइस, ठीक है। फिर आपने सोचा कुछ कि भैया हर बार अपन को थोड़ा सा लोगों को भी खिलाना पिलाना चाहिए, राइट, मतलब दान धर्म करना चाहिए एंड ऑल। तो आपने 100 रुपया सोचा कि यस मैं एवरी मंथ डोनेशन करूंगा, तो उसके लिए आपने अलग से डाला हुआ है, समझना, राइट। और बाकी 400 रुपया जो बचा, वो आपने ऐसा रखा है दैट यू कैन यूज, किसी में भी कभी कभी पेट्रोल में शॉर्टफॉल आ गया तो उसके अंदर यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा हुआ कि 500 रुपया जो आपका वो खाने पीने का है, राइट, उसके अंदर कुछ ज्यादा हो गया, कभी यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो ये 500 रुपया जो है, 400 रुपया जो है गाइस, वो आप ऐसे ही एक ऐसा रिजर्व रख रहे हो कि कहीं पे भी शॉर्टफॉल आएगा तो वो अदरवाइज फिर आपका बचत होगा, ठीक है। सो आप इस रिजर्व को कोई नाम नहीं दे रहे हो, समझना गाइस, दिस रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, समझना मेरी बात, ठीक है। तो ये जो रिजर्व है गाइस, ये आपका फ्री रिजर्व हुआ, ये स्पेसिफिक रिजर्व है, समझो, ये आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। अगेन, ये शॉपिंग का है, ये बर्थडे का है, ये खाने पीने का है, ये पेट्रोल का है, ये डोनेशन का है। बट 400 रुपया दैट यू कैन यूज एट एनी टाइम एट एनीवेयर, समझना, यू गेटिंग दिस,
यस सेम यहाँ पे भी कंपनी के अंदर भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, प्रेफरेंस शेयर का रिजर्व होता है, राइट? ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। वैसे जनरल रिजर्व भी होता है, दैट इज व्हाट द फ्री रिजर्व दैट यू कैन यूज एट एनी टाइम एट एनीवेयर। सो कानून ने भी यही बोला कि जैसे आप ये 400 रुपया कहीं पे भी और किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, वैसे आपका जो जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे भी अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, कम ऑन गाइस, क्या बोला? अगर आप क्या करना चाहते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए। बट याद रहे कि आपको अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, राइट, स्टिल आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि आप कौन सा रिजर्व यूज कर रहे हो, फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो वाला। ठीक है, इसके ऊपर अपन फिर से भी आएंगे, बट यस फिलहाल अपन प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे रूल 3 की 4 कंडीशन है। कम ऑन गाइस, इस लड़के को क्या दुविधा थी कि साला कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड तो डिक्लेयर करना है। उस लड़के ने क्या बोला, डोंट वरी भाई साहब, मैं आपको एक तरकीब बताती हूं, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो ना हो या इनएडिक्वेट, कभी कभी कंपनी में छपरी प्रॉफिट होता है। गाइस, छपरी प्रॉफिट समझते हैं, बहुत मामूली सा प्रॉफिट होता है, राइट? कंपनी में 1200 का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट? ऐसा छोटा छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, नो नीड टू वरी। बस आप सिर्फ क्या करें, रूल 3 की 4 कंडीशन फुलफिल कर लो, आप क्या कर सकते हो गाइस, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, बट यस ध्यान रहे सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज करना, इसने बोला। सिर्फ आपको कौन सा रिजर्व यूज करना है, फ्री रिजर्व यूज करना है। ठीक है, नंबर वन 4 कंडीशन है कैसे, रूल 3 की 4 कंडीशन। नंबर 1, पहला कंडीशन ये है, डिक्लेयर्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इस कंपनी में क्या हुआ, सिनेरियो आप लोग को मालूम है ना, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, मतलब कंपनी में लॉस है। कंपनी में क्या है, लॉस है, स्टिल कंपनी को क्या करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। यस, डिक्लेयर्ड रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड, है गाइस, कम ऑन, आपका जो डिक्लेयर्ड रेट ऑफ डिविडेंड है शैल नॉट एक्सीड the average rate of dividend declared by the company in the preceding 3 financial year. Hey guys, come on, this is what your condition number 1. सिनेरियो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड के अंदर अपन लिखते हैं। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कंपनी में 2018-19 में लॉस हुआ है। ठीक है, कंपनी में 2017-18 में भी लॉस हुआ है। यहाँ पे 1 करोड़ का लॉस था, यहाँ पे 1.5 CR का लॉस था। 2019-20 में प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ का। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसका 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2020-21 में इनको अगेन प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, और हम ऐसा मान के चलते कि हम 21-22 में है, अभी 21-22 चालू नहीं हुआ, बट स्टिल 21-22 में कंपनी को लॉस हुआ है। ठीक है, 1 CR का, बट स्टिल कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ये सिनेरियो है, ये कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है। 19-20 में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, यस, तो 19-20 में कंपनी ने 8% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 20-21 में कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 18-19 में लॉस था, बट फिर भी कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर किया ही था। उस टाइम पे कंपनी ने वहां पे जो डिविडेंड था गाइस, वो 9% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब कंपनी 2000 जो 21-22 है उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो कर सकती है। सो रूल 3 की आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी थी गाइस। तो कंडीशन नंबर 1 देखे तो इसने ये बोला है कि पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा इस बार आप 2021-22 में डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो 2021-22 की अगर हम बात करें गाइस, तो कानून ने बोला कि पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दैट इज 18-19 में 9%, 19-20 में 8%,
एंड अभी 10%, राइट। उसका एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 3 करो, इससे ज्यादा आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आएगा 27 डिवाइड बाय 3 एंड दैट इज 9%। सो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट that you can offer, sorry, maximum rate of dividend that you can offer to the shareholder is 9%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। This is what the first condition, guys, come on। देखिए, declared rate of dividend shall not exceed the average rate of dividend, right, declared by the कंपनी इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इफ सर कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया है, या फिर कंपनी ने पिछले 3 साल में लॉस ही किया था, तो या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पहला साल ही है, अभी इनकॉर्पोरेशन हुए पहला साल ही, कोई प्रीवियस ईयर है ही नहीं, तो सर क्या करेंगे? तो कानून ने बोला then this provision would not be applicable if the company has not declared any dividend in the last 3 financial year or company is just incorporated company है। come on guys, तो उस केस के अंदर फिर फर्स्ट कंडीशन आपको कंप्लीटली क्या हो जाएगी, वहां पे लागू नहीं होगी है। come on guys, रूल 3 की 4 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है। कौन से सिचुएशंस के अंदर कंपनी को लॉस हुआ है बट स्टिल कंपनी को क्या करना है, कंपनी को वहां पे क्या मस्ती सूझी है गाइस, बोलो ना, क्या मस्ती सूझी है? डिविडेंड डिक्लेयर करने की, ठीक है। सो क्या कंपनी कर सकती है? कानून ने बोला, उस लड़की ने बोला कि इस रूल 3 की 4 कंडीशन फुलफिल करो, आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो गाइस, आप डेफिनेटली ये डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1 जो हमने देखा गाइस, कि जो आपका डिक्लेयर्ड रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम अमाउंट है गाइस। कम ऑन, मुझे ये बताइए कि सपोज आप पिछले 2 साल से, ठीक है, पिछले 2 साल से 400 रुपया इकट्ठा कर रहे थे, तो आपके पास जो जनरल रिजर्व है ना वो 24 महीने का पड़ा है, 9600 रुपीज का जनरल रिजर्व आपके पास पड़ा है। सपोज कुछ शॉपिंग वॉपिंग में आपको कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, आपको हर महीने आप शॉपिंग का रिजर्व तो अलग से निकाल ही रहे थे, मतलब महीने के 2500 रुपए, अराउंड 2400 रुपए। इस बार आपको कुछ 1-2 अपीरियल और पसंद आ गए, बट क्या वो 1-2 अपीरियल के लिए आप अपना पूरा का पूरा 2 साल का सेविंग्स है 10,000 रुपया, या सपोज किसी फ्रेंड का बर्थडे कंट्रीब्यूशन आ गया, राइट, या फिर डोनेशन करने की बात आ गई, कुछ भी चीज आई, तो क्या उसमें अगर आज कोई भी चीज आती है और मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी जनरल रिजर्व पड़ा है, जितना भी सेविंग्स पड़ा है, तो क्या किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए मैं पूरा का पूरा खर्च कर देता हूँ, है क्या? कम ऑन गाइस, आप लोग को आंसर करना पड़ेगा। क्या ये पूरा का पूरा पेमेंट मैं वहां पे एक ही चीज के पीछे डाल दूंगा, या मुझे मालूम होना चाहिए कि और भी फ्यूचर में कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, राइट, और ऐसे कि वहां पे मैं इस पेमेंट को क्या करूं, बचा के रखूं। कम ऑन, राइट। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली पूरा का पूरा तो मेरा रिजर्व खाली नहीं करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली नो, राइट, और कोई भी बंदा नहीं करेगा। इसीलिए मैं इस एग्जांपल को साथ में रख रहा हूँ गाइस, समझ, सो दैट आप लोग को पता भी चले। सेम गोज टू हियर गाइस, सेम गोज टू हियर। यहाँ पे भी कानून क्या बोल रहा है कि भैया कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है एंड फ्री रिजर्व है, राइट, अपन को जो पैसा उठाने का है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फ्री रिजर्व से आप मैक्सिमम इतना ही पेमेंट ले सकते हो, इतना ही पैसा ले सकते हो, दैट शैल बी 10% ऑफ द पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, है गाइस। सिर्फ इतना ही पेमेंट आप वहां पे इसमें से निकाल सकते हो, राइट। सपोज कोई कंपनी है, इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए का है एंड फ्री रिजर्व 5 करोड़ रुपए का है, ठीक है। आपको पेमेंट लेने का पेमेंट कहां से उठाने का है, फ्री रिजर्व्स में से, बट कितना उठा सकते हो उसके लिए प्रोविजन ऐसा है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन विथड्रॉ इज 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, राइट। सो आप 10% अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो। पेड अप कैपिटल आपका 10 करोड़ का है, ये 5 करोड़ का है, 15 करोड़ का 10%, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप विथड्रॉ कर सकते हो वो 1.5 करोड़ विथड्रॉ कर सकते हो इसमें से, ठीक है। विड्रॉल करने के बाद आपका बैलेंस रहेगा 3.5 CR। Is there any doubt, guys? Second condition, maximum amount that you can withdraw from the free reserve shall not be more than 10% of
पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, सिंपल। ठीक है, इतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन क्या था, पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा का रेट आप डिक्लेयर इस बार नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या देखा, मैक्सिमम आप कितना पैसा रिजर्व्स में से निकाल सकते हो, तो मैक्सिमम आप 10% ऑफ द पेड अप एंड फ्री रिजर्व, इतना ही पेमेंट आप वहां से निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, दैट इज 1.5 CR। अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व है गाइस, जो भी अमाउंट आपने फ्री रिजर्व से निकाला है, हमारे केस में हमने 1.5 करोड़ रुपया निकाला है, दैट शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर द सेटअप ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। हे कम ऑन गाइस, क्या बोला कि जो भी आप यहाँ पे पेमेंट निकाल रहे हो फ्री रिजर्व्स में से, उस फ्री रिजर्व्स में से जो आपने अमाउंट निकाला है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, इसमें से आपको सबसे पहले करंट ईयर का लॉस माइनस करना पड़ेगा, इसके बाद जो पेमेंट बचेगा सिर्फ वही पेमेंट आप डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस करंट ईयर का कितना लॉस था, 1 करोड़ का लॉस था। कानून क्या बोल रहा है कमान, कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी करंट ईयर का लॉस आया है, राइट, ये लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा अगेंस्ट द अमाउंट दैट यू हैव विड्रॉन। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कम ऑन, पहले इसने क्या बोला कि भैया आपको सिर्फ 9% ही करने का। ठीक है, अब मैं 10 करोड़ का 9% करता हूं ना, अगर कम ऑन गाइस 10 करोड़ का 9% करता हूं तो सिर्फ कितना अमाउंट में वहां पे, राइट, इसका पेड अप के ऊपर ही होता है ना, राइट, तो मैं वहां पे सिर्फ इतना ही परसेंटेज डिविडेंड दे पाऊंगा, राइट, या फिर 10 रुपए का मैं 9% बोलूं, राइट, 10 रुपए का फेस वैल्यू होगा अगर, ठीक है, 10 रुपी फेस वैल्यू हो तो उसका 9% मतलब मैं 90 पैसा ही डिविडेंड दे पाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भले ही फिर वो रेट जो है 1.5 CR आ जाता है, 15% का रेट आ जाता है, वैसे यहाँ पे देखने चाहो तो कितना कितना रेट आ जाता है इस 15% का रेट, बट अपन को तो क्या फॉलो करने का फिर, या व्हिचएवर इज लोअर ही आएगा ना, सारी कंडीशन फुलफिल करने की है गाइस। 9% के हिसाब से आई कैन यूज ओनली 0.90 पर शेयर, राइट, कंपनी के 1 करोड़ शेयर है गाइस ऑफ ₹10 ईच, राइट, तो मैं 1 करोड़ इंटू 0.90 मतलब आई कैन यूज ओनली 90 लाख रुपीस, राइट। भले यहाँ पे सपोज मेरा रेट ऑफ डिविडेंड 20% का आता, फर्स्ट कंडीशन के अंदर 20% का आता, तो क्या मैं 2 करोड़ निकाल सकता था? नहीं, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन विड्रॉन 1.5 CR। तो मुझे गाइस सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है, कम ऑन, राइट। 9% बोला है, भले ही मैं 1.5 करोड़ निकाल सकता हूं, बट यस आई कैन नॉट go beyond 9% है, कम ऑन गाइस, राइट। सो मुझे सारी कंडीशंस ध्यान में रखनी है, बट यस अब तो और कम हो गया, बिकॉज 1.5 करोड़ निकाला, उसमें से 1 करोड़ तो लॉस सेट ऑफ हुआ। सो अब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, वो सिर्फ 5% ही हो गया, देखो 0.5 CR, ठीक है। बट अभी चौथी कंडीशन बाकी है, कम ऑन, चौथी कंडीशन बाकी है। चौथी कंडीशन क्या है? द बैलेंस ऑफ द रिजर्व है, कम ऑन गाइस। हमारे केस में भी 5 करोड़ का बैलेंस था, इसमें से 1.5 करोड़ हमने, 5 करोड़ था, 1.5 करोड़ निकाला है, तो कितना बचता है गाइस? 3.5 CR। द बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल shall be minimum 15% of the paid up share capital as per the last balance sheet है गाइस। जो बैलेंस है, समझना, पढ़ लो इसको, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल shall be minimum 15% of the paid up है, कम ऑन गाइस। इसने बोला कि भैया जो भी यहाँ पे बैलेंस बचता है, कितना यहाँ पे कितना बचा है? 3.5 CR। वो आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इसका एटलीस्ट 15% होना चाहिए है, कम ऑन गाइस। चौथा कंडीशन अगर हम देखें, कंडीशन नंबर 4 अगर हम देखें, तो इसने बोला कि भैया आपका जो बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व है आफ्टर विड्रॉल, राइट, मस्ट बी 15% ऑफ पेड अप, ठीक है। सो आपका जो पेड अप है गाइस वो 10 करोड़ का है। 10 करोड़ का अगर हम 15% देखें तो वो होगा 1.5 CR। इतना तो बैलेंस होना चाहिए। क्या इतना बैलेंस है? द आंसर इज यस। तो चौथी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं गाइस? फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चौथी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं गाइस? फुलफिल कर रहे हैं।
तो वहां पे कोई इश्यू नहीं होगा। और हम क्या कर पा रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे। यस, कितना सिर्फ कर पाएंगे, तो यस हम अब वहां पे डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं 0.5 CR, तो हम वहां पे मैक्सिमम 5% डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? एक और फिर से एग्जांपल देता हूँ गाइस। पेडअप हमारा जो है वो वही का वही है, ठीक है। पेडअप हमारा 10 करोड़ रुपया है। लास्ट एग्जांपल में फ्री रिजर्व जो था वो 5 करोड़ था, यहाँ पे हम फ्री रिजर्व जो है वो 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं। फ्री रिजर्व कितना ले रहे हैं गाइस? 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, ठीक है। कंपनी को 2019-20 में लॉस हुआ है 1 करोड़ रुपए का। पिछले 3 साल में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यस किया है। 2018-19 में कंपनी ने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 2017-18 में कंपनी ने 2017-18 में कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। एंड 2016-17 में कंपनी ने 8% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब अपन को चारों कंडीशंस फुलफिल करने की है। कंडीशन नंबर 1 कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो 1920 में, तो पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, राइट, पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे ज्यादा रेट आप इस बार डिविडेंड का डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज कंपनी में लॉस हुआ है। तो आप डिविडेंड जो दोगे वो कहां से दोगे? फ्री रिजर्व्स में से दोगे, ठीक है। सो यस, पहला कंडीशन वहां पे अगर हम देखेगा इस, तो 8 + 10 + 12 डिवाइड बाय 3, राइट, ये आपका रहेगा 20, 12, 22, 30, ठीक है, डिवाइड बाय 3, दैट इज 10%। देन इसके बाद सेकंड कंडीशन का इस मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो वो 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सो आप मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो 1.2 CR। समझ में आता है? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है और ये 2 करोड़ है, तो मैक्सिमम आप सिर्फ इतना ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर इसने बोला जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हो इसमें से आपको करंट ईयर का लॉस माइनस करना पड़ेगा। सो करंट ईयर का लॉस मैं माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट जो बच रहा है वो कितना बच रहा है गाइस? 0.20 CR, ठीक है। एंड चौथा कंडीशन, ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है कि भैया जो अमाउंट आपने निकाला है और जो बैलेंस बचा वो बैलेंस, ये बैलेंस कितना होना चाहिए? तो ये पेडअप का एटलीस्ट 15% तो होना चाहिए। पेडअप का कितना होना चाहिए? 15%। कम ऑन गाइस, अगर आपका 10 करोड़ रुपए का पेडअप है और इसका 15% मिनिमम बैलेंस आपको फ्री रिजर्व्स के अंदर रखने का, मतलब कि फ्री रिजर्व्स के अंदर बैलेंस मस्ट बी देयर एटलीस्ट कितना गाइस? 1.5 CR। ओ हो सर, ये तो नहीं हो रहा है, 0.8 CR ही बच रहा है। ठीक है, चलो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे 1.5 CR रखना होता तो मैं कितना निकाल सकता हूँ? कम ऑन, कितना निकाल सकता हूँ? 0.5 ही निकाल सकता हूँ ना। अगर मुझे बैलेंस 1.5 CR रखना है तो मैं कितना निकाल सकता हूँ? 0.5। ठीक है, चलो मैंने 0.5 निकाला। अगर मैं यहाँ पे 0.5 निकाल रहा हूं तो क्या मेरा तो लॉस ही सेट ऑफ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या खाक डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा? जब मेरा तीसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, तीसरी करने जा रहा हूं तो चौथी नहीं हो रही है। कम ऑन, चौथी करने जा रहा हूं तो तीसरी नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पे मेरी 4 कंडीशंस फुलफिल होने के कोई चांसेस नहीं है। इन दिस सिनेरियो कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एज कंपनी इज नॉट एबल टू फुलफिल all the 4 condition। ठीक है, कंपनी क्या नहीं कर पा रही है गाइस? ये चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रही है, इसीलिए कंपनी क्या नहीं कर सकती? तो कानून ने बोला कि कंपनी ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। देखो गाइस, कंपनी में सिर्फ पेड अप होना या फ्री रिजर्व होने से ही आपको ऐसा नहीं है कि यस कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, राइट। देयर आर कंडीशंस और ये कंडीशंस आपको कहीं ना कहीं तो रोक लेगी। अगर आपका रिजर्व्स का अमाउंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है,
तो आप वहां पे लुढ़क जाओगे और क्या नहीं कर पाओगे, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर राइट कि आप प्रॉपरली इसको वहां पे चारों चीजों को समझ रहे हो। यस गाइस, सो हमने प्रैक्टिकल के साथ ये सबको देख लिया, समझ लिया। राइट, देयर आर 4 कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी जाके आप रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट कंपनी ये सारी कंडीशंस जो रूल 3 में दी है, क्या वो फुलफिल करेगी? तो कानून ने बोला अरे उनको तो कब का एग्जम्प्ट कर दिया है। वो जो 5 जून 2015 का नोटिफिकेशन आया था उसने, मतलब कि 5 जून 2015 का इस मंगलवार का वो दिन सुबह 8:30 बजे जब एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आया था, मैं व्हाइट शर्ट पहन के बैठा था उस दिन, मेरे को मालूम है। मेरे हाथ में कॉफी का मग था एंड टिंग करके, आई वाज यूजिंग आईफोन एट दैट टाइम, टिंग करके एक नोटिफिकेशन आया 5 जून 2015 का। इस मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, मम्मा ने बोला बेटा कॉफी पी ले, कॉफी ठंडी हो जाएगी। मैंने बोला नहीं मम्मी, आज तो जो हमारा मच अवेटेड जो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन था वो आया है, प्राइवेट कंपनी के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, बहुत सारी कंपनीज के लिए। आज तो हम पहले वो पढ़ेंगे। कम ऑन गाइस, 5 जून 2015 मंगलवार का वो दिन, ठीक है। और उसने बोला कि यार गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भले ही लॉस हो, बट गवर्नमेंट कंपनी को रूल 3 की कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है गाइस, so as far as government company is concerned, this rule is not applicable. So 5 चीजें हमने देखी गाइस, 5 things that we have discussed in this 123, ठीक है। ये अपने पास व्हाइट बोर्ड है ही, ठीक है। पहला आपने देखा डिविडेंड ऑन द पार्टली पेड अप शेयर्स, कर सकते हैं क्या? यस, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर अथॉरिटी है तो आप प्रोपोर्शनेटली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स बड़े भाई को देखा हमने, यस, बड़े भाई के अगर क्यूमुलेटिव शेयर्स है तो पहले इनका जो भी एरियर्स होगा प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, वो देंगे, उसके बाद जो बचेगा तभी जाके हम डिविडेंड लेंगे। सोर्सेज 3 सोर्सेज है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर का। फिर वहां पे हमने देखा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अपन ने देखा वहां पे मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसटी, ट्रांसफर टू रिजर्व नो कंपल्सन, राइट, कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, इच करने का, नहीं कंपलसरी नहीं है। एंड देन हमने देखा रूल 3 की 4 कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या थी? पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना ही कर सकते हो। तीसरा था जो अमाउंट विड्रॉ किया है सेकंड पॉइंट के अंदर, उसमें से पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करेंगे। एंड चौथा पॉइंट है अमाउंट विड्रॉ करने के बाद फ्री रिजर्व्स में एटलीस्ट 15% पैसा ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का पड़ा रहना जरूरी है। क्लियर है गाइस? यस, दिस 4 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। अभी तक जो हमने पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे थे, 1.25 घंटे से पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ। ये पांचों में से कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है प्लीज आस्क। डाउट नंबर 1, रूल 3 का 4th पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, रूल 3 का 4th पॉइंट बेटा, रूल 3 का 4th पॉइंट यही बोलता है कि आपने फ्री रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट निकाला है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा फ्री रिजर्व ही खाली कर दिया हो, राइट। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एक रूल बनाया बेटा कि द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, बैलेंस मतलब विड्रॉ करने के बाद वाली अमाउंट, विड्रॉल के बाद, आफ्टर विड्रॉल, वो कितना होना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए प्रोविजन बनाया कि वो एटलीस्ट 15% आपके पेडअप का होना चाहिए, राइट। सो हमारे एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे एग्जांपल्स के अंदर हमने यहाँ पे, यू कैन सी गाइस, राइट, हमने यहाँ पे 5 करोड़ रुपया हमारा फ्री रिजर्व था, इसमें से हमने 1.5 करोड़ रुपया सेकेंड पॉइंट के अंदर निकाला है, राइट। सो अब कितना बैलेंस बचेगा? 3.5 CR। तो हमको देखने का कि ये क्या जो बैलेंस बचा है ये पेडअप का 15% है। तो पेडअप हमारी 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 15% 1.5 करोड़ होता है। यस, 1.5 करोड़ से तो ज्यादा ही है। सो यस, हम कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं।
बेटा चारों कंडीशंस फुलफिल करनी है, चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तभी जाके आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। पहली कंडीशन में अगर पिछले 2 साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कोई बात नहीं, हम 2 साल का एवरेज लेंगे। अगर पिछले प्रीवियस 3 इयर्स में एवरेज प्रॉफिट 2% है, एवरेज प्रॉफिट 2% है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कहां देखना बेटा, मुझे ये तो बता। एवरेज डिविडेंड देखना होता था हमको, तो वो तो फर्स्ट पॉइंट में आता है अक्षत, राइट बेटा। तेरा डाउट के अंदर ही एक डाउट है। ओके, डिविडेंड की बात कर रहा है। पिछले 3 साल में एवरेज डिविडेंड 2% है, तो विड्रॉल का बेटा यहाँ पे की कनेक्शन कर रहा है तू अक्षत। पिछले 3 साल में एवरेज डिविडेंड तेरा 2% है, कोई बात नहीं, फर्स्ट के ऊपर तू 2% लिख दे। विड्रॉल तेरे को कितना करने का है, बिकॉज विड्रॉल जो करेगा उसमें से थर्ड पॉइंट के अंदर तेरे को लॉस भी तो सेट ऑफ करना है, राइट। तो विड्रॉल अगर ज्यादा करना चाहता है तो कर, कोई बात नहीं, 10% तक का जो लिमिट तेरे को दिया है ना, तो उसने लिमिट तक का विड्रॉल कर दे। वो विड्रॉल करने के बाद थर्ड पॉइंट के अंदर लॉस सेट ऑफ कर दे, फिर जो बचेगा वो इन जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर तेरा 2% है, राइट, विच एवर इज लोअर, वो तेरा रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा। लास्ट 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है कृष्णा, व्हाई यू आर आस्किंग दिस डाउट, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस। अगर लास्ट 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। यस, चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो जो लिस्ट रहेगा वो लिस्ट वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, रिपीटेटिव ही है सारे डाउट्स, मतलब जो हमने कर लिया है वही है। स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते। आगे बढ़ते गाइस, यही सेक्शन 123 के अंदर इफ कंपनी डज नॉट ट्रांसफर द प्रॉफिट टू रिजर्व, कंपनी ने जो प्रॉफिट हुआ था किसी साल में वो प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर करा तो कंपलसरी है ही नहीं, तो कंपनी ने ये प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं किया एंड इसको कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर न करते हुए इसने क्या किया, इसको कैरी फॉरवर्ड किया। इफ कंपनी डज नॉट ट्रांसफर द प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स एंड कैरी फॉरवर्ड द सेड प्रॉफिट्स, देन कानून ने बोला यस, ये जो क्रेडिट फॉरवर्ड ऑफ प्रॉफिट है, सच क्रेडिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट may be utilized for declaration of dividend without fulfilling any conditions। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। Why so? बिकॉज मैं आपको बताता, हमने सोर्सेस ऑफ डिविडेंड देखा था गाइस, राइट, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड देखा था। तो सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में बोला था प्रॉफिट ऑफ द कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दैट वी कैन यूज। तो सपोज आज आपको 2018-19 में कोई प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट आपने रिजर्व्स में नहीं डाला है, राइट, आपने ये प्रॉफिट को क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया है। अब 2019-20 में 2019-20 में सपोज कंपनी को लॉस हुआ है, बट स्टिल कंपनी वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, बट स्टिल कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, राइट। तो वो तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से चलो नहीं कर सकते, बट प्रीवियस ईयर का तो प्रॉफिट है ना, और वो कैरी फॉरवर्ड भी कर रहा है। सी रूल 3 की 4 कंडीशंस, क्या अब आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज करना है तो क्या अब आपको रूल 3 की 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। समझ रहे हैं मेरी बात? रूल 3 की 4 कंडीशंस जब आप रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट निकालते हो तभी जाके रूल 3 आएगा। यहां पे क्या रूल 3 आएगा? द आंसर इज नो। कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट अगर आप यूज करना चाहते हो यहाँ पे डिविडेंड के लिए, तो यहाँ पे आपको रूल 3 की कोई कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। वो तो आप जब रिजर्व्स में से पेमेंट निकालते हो तभी जाके रूल 3 आपको कंप्लाई करना पड़ता है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट में से कोई अमाउंट निकाल रहे हो तो आपको कोई भी रूल 3 या कुछ भी कंडीशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ ही है,
such credit balance in the profit and loss account, right, may be utilized for the declaration of dividend without fulfilling any conditions. So यहाँ पे if you can see guys, right, अरे वाह, ना तो 123(1) अप्लाई होगा और ना ही रूल 3 अप्लाई होगा, राइट, इसमें से कुछ भी यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं है। यस, ये सोर्सेज ऑफ डिविडेंड का सेकंड पॉइंट हो गया वैसे देखने जाओ तो। यहाँ पे आपको कुछ भी कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है गाइस, रूल 3 अप्लाई नहीं होगा, ना ही कोई कंडीशंस अप्लाई होगी, और आप चाहो उतना डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो अगर आपने प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया है तो। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है 7th नंबर का, लो कर लो अब डिविडेंड डिक्लेयर। क्या लिखा है कम ऑन गाइस। सो यहाँ पे अगर आपने किसी पर्सन से डिपॉजिट लिया है, कम ऑन गाइस, ठीक है, आप उसका पेमेंट तो वापस नहीं कर रहे हो, आप उसका पेमेंट तो वापस नहीं कर रहे हो, राइट, और आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। कानून ने बोला इफ कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 73 दैट इज acceptance of deposit, section 74 that is repayment of deposit, a company shall not declare any dividend on its equity shares। तो फिर कंपनी क्या नहीं कर सकती, इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर कंपनी ने क्या किया है तो, अगर कंपनी ने ऐसा वायोलेशन किया है तो। ठीक है, पहले पिछला लॉस एंड डिविडेंड भरपाई करो फिर डिविडेंड की बात करो, पहले पिछला लॉस एंड डेप्रिसिएशन भरपाई करो, है गाइस, कम ऑन। मतलब क्या कि अगर आपकी कंपनी का पिछले साल का कोई लॉस है, अभी आपको मालूम है कि पिछले साल का लॉस करंट ईयर के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ होता है, ठीक है, बट फिर भी आपने क्या किया है, कम ऑन गाइस, देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि 2018-19 में कंपनी को 2 करोड़ का लॉस था, ठीक है, 2019-20 में कंपनी को वहां पे 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2000 में वहां पे 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 3 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ 19-20 के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कंपनी क्या बोल रही है पता, कि चलो इस 3 करोड़ में से पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, ये 3 करोड़ पे हम आपको 20% डिविडेंड देते हैं और आपको 60 लाख रुपीस डिविडेंड मिलेगा। ऐसे क्या ऐसा कर सकते हैं? कानून ने बोला नहीं नहीं, पहले पिछला लॉस एंड डेप्रिसिएशन भरपाई करो। इसका मतलब क्या कि ये जो 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ है, इसमें से पिछले साल का जो 2 करोड़ रुपए का लॉस है इसको सेट ऑफ करो। अब आपका जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपया ही है। अब आपको जितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो आप कर सकते हो। समझ में आता है क्या? राइट, समझ में आता है? यस, इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस दोनों पॉइंट को, कि कंपनी ने अगर सेक्शन 73, इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, सेक्शन 73 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब कि आप प्रोहिबिटेड थे, डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, मतलब नहीं कर सकते थे आपकी कंपनी, फिर भी आपने की है, तो यू हैव वायोलेटेड सेक्शन 73। कर तो दी, फिर आपने रीपेमेंट नहीं किया, यू हैव वायोलेटेड सेक्शन 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। तो जब तक आप 73 74 का कंप्लायंसेस नहीं कर पाओगे, नहीं कर लोगे, तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा, पहले पिछला लॉस एंड डेप्रिसिएशन भरपाई करो फिर डिविडेंड की बात करो, राइट। सो वो क्या होता है, पहले पिछला लॉस एंड डिविडेंड, तो उसकी हम बात करेंगे इस, तो यहाँ पे नो कंपनी शैल डिक्लेयर द डिविडेंड अनलेस कि वो कैरीड ओवर previous losses and depreciation not provided in the previous financial year or years are set off against the profit of the company for the current financial year। पिछले साल में जो भी लॉसेस थे वो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक आप सेट ऑफ नहीं कर दोगे, पिछले साल में जो डेप्रिसिएशन आपने नहीं प्रोवाइड किया था वो करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं प्रोवाइड कर दोगे, तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर एक और पॉइंट हमने देखा, और वो पॉइंट था कि अगर कंपनी अपने प्रॉफिट होता है गाइस, आपके पास दो ऑप्शन होता है, इधर आप इस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कीजिए या फिर आप इस प्रॉफिट को रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, राइट। सपोज कंपनी ने इस प्रॉफिट को रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर न करते हुए इस प्रॉफिट को क्या किया है गाइस, कैरी फॉरवर्ड किया है। तो सपोज कंपनी ने इस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया है एंड जब नेक्स्ट ईयर कंपनी में लॉस होता है एंड कंपनी रिजर्व्स में से पैसा नहीं निकाल रही है बट कैरी फॉरवर्ड जो किया है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से पेमेंट कर रही है डिविडेंड का, तो क्या उसको रूल 3 कंप्लाई करना पड़ेगा? नो सर, आपने सिखाया है रूल 3 की 4 कंडीशंस तो तभी आती है पिक्चर में जब
आपको रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करना हो। कम ऑन गाइस, राइट? रिजर्व्स में से अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, यहाँ पे है ही, राइट? रिजर्व्स में से आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तभी जाके आपको रूल 3 कंप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमने देख लिया, ये 3 पॉइंट्स हमने नए देखे गाइस रिवीजन के बाद। डिविडेंड किसको पे किया जाता है? तो डिविडेंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे किया जाता है। अगर जॉइंट होल्डर है देन इट विल बी पेड टू द फर्स्ट नेम शेयर होल्डर। है गाइस, ये क्या लिखा है? फर्स्ट नेम्ड शेयर होल्डर, राइट? जॉइंट होल्डर अगर होगा तो की बात है। अगर वहां पे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को नहीं पे करना है आपको, और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने किसी को अथॉरिटी दिया है कि भैया इसको पेमेंट कर देना, राइट? तो यस, ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, इनको भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली डिविडेंड पे कर सकते हो। एंड तीसरा है बैंकर्स, राइट? सपोज आपने कोई बैंक अकाउंट का डिटेल दे दिया कि यस मेरे खाते में डलवा देना, तो जनरली तो अब डिविडेंड वैसे ही आता है, राइट? तो डेफिनेटली उस हिसाब से भी आपको डिविडेंड पे हो जाएगा। वेरी क्लियर गाइस? डिविडेंड इन केस ऑफ शेयर वारंट, समझना शेयर वारंट क्या होता था। शेयर वारंट मतलब कि आपको अभी शेयर्स इशू नहीं किया है बट आपको लिख के दे दिया है कि आपको इतना डिविडेंड वहां पे कर दिया जाएगा, राइट? इतना डिविडेंड आपको वहां पे कर दिया जाएगा। उस हिसाब से वहां पे शेयर वारंट आपको दिया जाता था कि आपको इतने शेयर्स बाद में मिल जाएंगे, ऐसा आप लिख के देते थे वहां पे, ठीक है? अभी फिलहाल कंपनी को अपना शेयर कैपिटल नहीं बढ़ाना था बट पेमेंट चाहिए था, तो कंपनी पेमेंट ले लेती थी, शेयर वारंट इश्यू करती थी एंड फिर बाद में वारंट के सामने शेयर्स दे देती थी। तो पहला पड़ाव उसका वारंट का रहता था, फिर वारंट देके कंपनी वहां पे वारंट वापस ले लेती थी और फिर शेयर्स इश्यू कर देती थी। तो क्या आप शेयर वारंट अगर इश्यू किया है उसके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? यस, अकॉर्डिंग टू 1956 ये अलाउड था, बट कंपनीज एक्ट 2013 ये मना कर रहा है। सो मीनिंग देयरबाय यू कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन शेयर वारंट, बिकॉज अब तो हम कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ रहे हैं ना, राइट? तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, आप यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ गाइस यहाँ पे कि कोई भी कंपनी होती है, और स्पेसिफिक बात करें तो लिस्टेड कंपनीज, तो लिस्टेड कंपनी के तो बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट? लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं। ये लिस्टेड कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स बोले, इसमें सिर्फ दो ही नाम लिखा हुआ होता है, एक NSDL और दूसरा CDSL। क्यों भैया ऐसा? बिकॉज ये जो लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, डीमेट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, ठीक है? ये लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स और वी कैन से मेंबर्स, इनका यहाँ पे डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है? और इसका डीमेट अकाउंट जो है गाइस वो NSDL के पास होता है या फिर CDSL के पास होता है। डिपॉजिटरी है ये लोग, क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको हम? डिपॉजिटरी, ठीक है? सो इनके पास यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डर्स का यहाँ पे डीमेट अकाउंट होता है, यहाँ पे डीमेट होता है, ठीक है? तो ये डीमेट NSDL या CDSL के पास होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज मैंने कोई शेयर्स पहले, किसी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर सपोज मैंने लिए, तो यस मेरा शेयर्स यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है? फिर मैंने सपोज ये शेयर्स बेच दिए, मेरा शेयर्स डेबिट हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे सचिन ठक्कर, ऐसे तो 1 लाख शेयर होल्डर्स है रिलायंस के, लाखों शेयर होल्डर्स है, तो सपोज यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी मेरा नाम लिख दी, तो मैंने शेयर्स लिए, फिर मेरे को 2 रुपए मिल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, मैंने शेयर्स बेच दिए, फिर तो कंपनी ने मेरा नाम हटा दिया, फिर मैंने शेयर्स लिए, कंपनी ने फिर मेरा नाम लिखा। तो ऐसे लाखों शेयर होल्डर्स के लिए कंपनियां थोड़ी बार बार यहाँ पे एंट्रियां करती रहेगी, समझना गाइस। इसीलिए वहां पे इन्होंने तय किया कि यस हम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में सिर्फ 2 ही नाम लिखेंगे, एक NSDL का, CDSL का। क्यों? बिकॉज सपोज आज मैं ऑनलाइन कोई शेयर्स बेचता भी हूं, समझना, ऑनलाइन में कोई शेयर्स बेचता भी हूं, राइट? डीमेट अकाउंट मेरे पास है और मैंने मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बेच दिया, कोई बात नहीं, सामने सपोज आपने खरीदा है, तो भी आपका डीमेट अकाउंट कहां पे होगा? NSDL या CDSL के अंदर,
ठीक है, तो वो अल्टीमेटली शेयर्स तो किसके अंदर रहेगा, डिपॉजिटरी के पास ही रहेगा। एंड कंपनी ने यहाँ पे किसका नाम लिखा है, NSDL CDSL, तो कंपनी को बार बार अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि सपोज कंपनी NSDL एंड CDSL का नाम लिखती है अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में ड्यू टू दिस सिचुएशन, राइट, तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो क्या NSDL एंड CDSL को देगी, बिकॉज कंपनी के रजिस्टर के अंदर एज अ मेंबर तो इनका ही नाम लिखा है। द आंसर इज यस, बट डिविडेंड के साथ साथ इनको इंस्ट्रक्शन भी देगी कि भैया आपके पास जो डिविडेंड हम भेज रहे हैं वो डिविडेंड आपके रिकॉर्ड के अंदर रिलायंस के जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके खाते में डाल देना। मतलब कि लिस्टेड कंपनियां यहाँ पे डिविडेंड देती है एंड ये लोग जितने भी ऐसे अकाउंट मेंटेन है, जैसे ये सचिन ठक्कर का अकाउंट है, मेरे पास 100 शेयर्स पड़े हैं, तो मेरे पास 100 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए का डिविडेंड अगर 10% डिक्लेयर किया है, राइट, तो 10 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर वो लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो यस, इसीलिए यहाँ पे इनका नाम लिखा है बट एक्चुअली में ये लोग शेयर होल्डर नहीं है, इसीलिए इनको रजिस्टर्ड ओनर बोला जाता है। बट इसके सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो अल्टीमेट जो मेंबर्स हैं उनको ही मिलते हैं, इसीलिए हमको बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। हर एक लिस्टेड कंपनी में ऐसा रूल होता है गाइस, हर एक लिस्टेड कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में सिर्फ NSDL एंड CDSL का नाम ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, एंड जो बेनिफिट्स रहते हैं वो बेनिफिशियल ओनर के रहते हैं। तो सर अभी आपने ये क्यों पढ़ाया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ देखो, डिविडेंड इन केस ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द डीमेट, तो अगर आपके शेयर्स डीमेट के अंदर है द कंपनी शैल पे डिविडेंड टू द बेनिफिशियल ओनर थ्रू NSDL CDSL, राइट। जैसे यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर सचिन ठक्कर था, मेरा डीमेट अकाउंट NSDL CDSL के पास था, राइट, तो कंपनी ने थ्रू NSDL CDSL मुझे ये पेमेंट दिया बेनिफिशियल ओनर को, जो अल्टीमेट कंपनी का शेयर होल्डर है। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली इन कैश, कैश मतलब क्या आपको रोकड़ा देगी, नहीं नहीं, इसका मतलब ये कि आपको काइंड में नहीं पे कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो ये मोबाइल है और आप ये डिविडेंड वहां पे पे कर दो, राइट, सबको डिविडेंड में आज एक एक मोबाइल मिलेगा, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। आपको क्या देना पड़ेगा गाइस, पैसा ही देना पड़ेगा, वो रोकड़ा नहीं। रोकड़ा मतलब कि आप उसको पेमेंट ऑफ मनी थ्रू चेक दे सकते हो, डिविडेंड वारंट इश्यू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकते हो, किसी भी तरीके से आप वहां पे उसको दे सकते हो। डिविडेंड वारंट क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। बोनस हमें भी तो याद कर लो, हम कब से क्या कर रहे थे, डिविडेंड डिविडेंड कर रहे थे ना, तो बोनस भाई साहब बोले यार हमें भी तो याद कर लो। ठीक है, सो यहां पे बोनस ने बोला इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड है गाइस। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले प्रपोज किया, ठीक है, कि भैया हम डिविडेंड देंगे 8%, और फिर वहां पे जनरल मीटिंग में क्या शेयर होल्डर ऐसा बोल सकते हैं कि चलो एक काम करो, हमको डिविडेंड की जगह पे एक एक शेयर बोनस दे दो? क्या ऐसा वो बोल सकते हैं? मतलब कि क्या इन ल्यू ऑफ डिविडेंड आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्या बोला इसने? क्लियरली बोला, राइट, कि आप क्या नहीं कर सकते। सो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉट परमिसिबल इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, राइट, डिविडेंड के अगेंस्ट में आप ये चीज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, राइट, जैसे ही आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो गाइस, डिविडेंड डिक्लेयर कहां पे किया जाता है? तो डिविडेंड डिक्लेयर जनरल मीटिंग में किया जाता है, राइट, AGM के अंदर किया जाता है। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको जितना भी डिविडेंड का पेमेंट बनता है वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। समझ रहे गाइस? सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर आपको करवाना पड़ेगा, राइट। नूतन नागरिक कोऑपरेटिव बैंक में नहीं चलेगा बिकॉज वो कोऑपरेटिव बैंक है, राइट। शेड्यूल बैंक के अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सपोज कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है और कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए का है, राइट, तो 1 करोड़ रुपए का 10% 10 लाख रुपया हुआ। तो कंपनी को 5 दिन के अंदर अंदर ये सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी ओपन करवाएगी एंड ये सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर कंपनी को ये 10 लाख रुपया जमा कर देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 वांट्स टू से, राइट। बट गवर्नमेंट कंपनी को ये पर्टिकुलर 123 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं है।
ये जो पेमेंट आपने सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर डाला है वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? इट कैन बी यूज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और किसी भी पर्पस के लिए ये अमाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है गाइस? इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। This is what all about section 123 guys. If you have any doubt, please ask. But yes, डाउट पूछने से पहले मैं इसको फटाफट से आपको एक बार फिर से जो 2 पेज हमने रिवाइज नहीं किए वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, हमने डिस्कस किया कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करते हो तो उसके लिए कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट को इस्तेमाल करने के लिए आपको रूल 3 का अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेक्शन 73 74 का वायोलेशन किया, देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो जब तक आप उसको कंप्लाई नहीं कर दोगे तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आपका पिछले सालों का लॉस जो है वो सेट ऑफ करना बाकी है या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बाकी है, तो जब तक आप उसको सेट ऑफ नहीं करोगे एंड डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दैट फर्स्ट। जो भी डिविडेंड आप पे करोगे, डिविडेंड शैल बी पेड, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पे कर सकते हो। अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने किसी को अथॉरिटी दी है तो उस पर्सन को भी पे कर सकते हो। एंड अगर आप वहां पे बैंकर्स टू द इश्यू उसको देना चाहते हो तो उसको भी आप डेफिनेटली वहां पे कर सकते हो, राइट? शेयर वारंट ये 1956 अलाउ करता था कि आप शेयर वारंट पे डिविडेंड दे सकते हो, बट कंपनी से 2013 आपको अलाउ नहीं कर रहा है। डिविडेंड इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमेट, अगर डीमेट में है तो यस, कंपनी रजिस्ट्रार को, दैट इज एनएसडीएल सीडीएसएल को, डिपॉजिटरी को ये डिविडेंड देगी एंड एनएसडीएल सीडीएसएल हमारे खाते में उसको जमा करेगा। डिविडेंड सिर्फ कैश में ही पे किया जाता है गाइस, वो काइंड में नहीं पे किया जाता। कांट पे इन काइंड, राइट? वो काइंड में आप पे नहीं कर सकते। बोनस बोल रहा है हमें भी तो याद कर लो, राइट? तो क्या आप बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हो इन लिeu ऑफ डिविडेंड? द आंसर इज नो, इट इज नॉट परमिसिबल, राइट? एंड आप जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करोगे 5 दिन के अंदर अंदर यू नीड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड यू हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट। सेपरेट बैंक अकाउंट पहले से ओपन करवा के रख लेते हो, चलेगा। 5 दिन के अंदर आपको सारा पेमेंट उसके अंदर डाल देना है एंड देन उसमें से वो नेक्स्ट पे होगा, राइट? वो सेक्शन 124 है जिसको अपन डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स के बाद। यस गाइस, कम ऑन, टेल मी, इज देयर एनी डाउट? बताइए, कुछ डाउट है तो। नहीं वैष्णवी, एनएसडीएल एंड बीएसई दोनों अलग चीज है बेटा। वो एक स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई जहां पे आप शेयर्स का ट्रेडिंग करते हो, राइट? एंड एनएसडीएल जो है वो डिपॉजिटरी है जहां पे आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है। कंपनी में अगर बहुत नॉमिनल प्रॉफिट है तो बेटा नहीं होगा। रूल 3 की चारों कंडीशंस फुलफिल करके अगर कुछ बचता है तो आप डिविडेंड दे सकते हो, नॉमिनल प्रॉफिट में नहीं दे सकते अगर आपका रिजर्व स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। एनी अदर डाउट गाइस? सिर्फ हमने सेक्शन 123 डिस्कस किया है गाइस अभी तक। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का अथॉरिटी कौन है? एनएसडीएल बेटा, एनएसडीएल सीडीएसएल की अथॉरिटी है। एनएसडीएल एक वहां पे एक ऐसा समझना, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल तो वो एक डिपॉजिटरी है, उसके ऊपर वैसे रहता है तो वो सेबी रहता है, ठीक है? आप जब अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो, मैं आपको बताता हूं डिटेल में, ठीक है? जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो, ये आप ऑर्डिनरी पर्सन हो, जैसे आप लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो। सपोज ये सचिन ठक्कर है, राइट? मैंने मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है? बट क्या ये जो मेरा बैंक अकाउंट है सब कुछ है, क्या वो सबकी डिटेल्स आरबीआई के पास होगी? द आंसर इज यस। आरबीआई इज द राइट बैंकर्स बैंक, ये सारी बैंकों का भी बैंक है तो इसके पास तो सारी डिटेल्स होगी, यस, राइट?
तो जैसे मैं अकाउंट भले ही बीओबी में ओपन करवाता हूं बट सारा डिटेल्स वहां पे आरबीआई के पास होता ही है, वैसे ही वैसे मैं यहाँ पे मुझे कंसीडर किया जाएगा क्या गाइस, बैंक अकाउंट होल्डर। क्या बोला जाएगा मुझे वहां पे, बैंक अकाउंट होल्डर। वैसे ही यहाँ पे सपोज मेरे पास डीमेट अकाउंट में ओपन करवाता हूँ, सपोज मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया शेर खान के अंदर, राइट, या फिर सपोज मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया इंडिया इन्फोलाइन के अंदर या एंजल ब्रोकिंग के अंदर, ये सब कुछ आपने देखा होगा, ठीक है। तो इन लोग को बोलते हैं गाइस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, समझना ये लोग कौन है। तो जैसे ये बैंक है वैसे ही ये लोग है, ये लोग है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी बोलते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन करवाया, तो ये डीमेट अकाउंट भले ही मैंने यहाँ पे ओपन करवाया बट देयर इज अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल, ये डिपॉजिटरी है, कॉमन गाइस, ये क्या है, डिपॉजिटरी है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। जैसे ये बैंक है बट ये सारी बैंकों की बैंक है, वैसे ही ये डिपॉजिटरी का भी डिपॉजिटरी, दैट इज डिपॉजिटरी जिसको हम बोलेंगे, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलेंगे, राइट। तो अगर भले ही मैंने मेरा डीमेट अकाउंट शेर खान में या इंडिया इन्फोलाइन या एंजल ब्रोकिंग में खुलवाया है, बट यस ये सारा डिटेल्स जो होगा वो किसके पास रहेगा गाइस, एनएसडीएल या ये तो सिर्फ एक मीडिएटर है कि जो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के बिहाफ पे क्या करते हैं गाइस, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। सो यस यहाँ पे सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, तो कंपनी जो है गाइस, कंपनी हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए किसको वहां पे अप्रोच करेगी, एनएसडीएल सीडीएसएल को। एनएसडीएल सीडीएसएल के पास लिस्ट होगा कंपनी वाइज इसके शेयर होल्डर्स का, और उनको वो वहां पे सारे बेनिफिट्स क्या कर देगी, पास ऑन कर देगी। इस हिसाब से एनएसडीएल सीडीएसएल वर्क करता है। Yes, previous year means preceding years. Is there any doubt? This notes will be shared with you. मैं आपको ये notes जो है वो ये जो लिखा हुआ है, मैंने जो अभी राइटिंग मतलब अंदर ऐड भी किया है वो वाला भी, और बिना लिखा हुआ दोनों आपको ऐड सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो वो आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है या कुछ ना कुछ लिखा है वैसा वाला भी कर दूंगा, और एक आपको बिना लिखा हुआ भी कर दूंगा, सो दैट अगर आपको प्रिंट भी निकालनी है इसकी या ऐसे प्रिंट निकाल के पढ़ना है तो वो हो जाएगा। ठीक है, यस गाइस, व्हाट वी हैव टू डू, सो आप लोग को सेक्शन 23 इसके अंदर से पढ़ लेना है। जिसको जिसको स्पाइरल नहीं मिली है वो पुष्पेंद्र सर से मिल लेना या संकेत सर से मिल लेना, ठीक है। आप लोग को इतना पढ़ लेना गाइस, एक तो इंट्रोडक्शन टू डिविडेंड, सो ये डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है, ये आपको पढ़ने का। सेक्शन 123 गाइस, ये आपको पूरा एक बार इसमें से पढ़ लेने का। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड वी हैव डिस्कस्ड, कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट, पास्ट ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशंस आपको शेड्यूल 2 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व नॉट कंपलसरी, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। रूल 3 की 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, ये रही आपकी 4 कंडीशंस, ठीक है। मेरी नोट्स पढ़ोगे गाइस मजा आ जाएगा। डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, यस डेफिनेटली फ्री रिजर्व से डिविडेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। प्रोहिबिशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर आपने 73 74 का कंप्लायंस नहीं किया तो। पेमेंट टू होम, तो ये भी हमने कर दिया, रजिस्टर को कर सकते हैं या ऑर्डर हो गया। मोड ऑफ पेमेंट कैश नहीं चलेगा, कैश ही चलेगा, सिर्फ काइंड नहीं चलेगा, कैन नॉट बी पेड इन काइंड, राइट। तो इस हिसाब से आपको पूरा सेक्शन 123 यस दिया हुआ है, उसका एक क्वेश्चन भी है। बस ये आप इतना तक इसको रीड करके आना, ठीक है। एक सेशन के अंदर मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें 124 125 126 ट्राई करते हैं, राइट। प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा, 3 पेज ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक, सॉरी जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन है तब वहां पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं।